नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हमारा छायावाद चल रहा है। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में, कुछ कवियों के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो बचे हुए कवि हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसी क्रम में आज हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं जो प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहलाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। तो शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ? सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ। और छायावाद के चार स्तंभों में से एक पंत जी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय लेंगे और उसके बाद इनके कृतित्व की तरफ चलेंगे। रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं बिल्कुल नोट्स बनाएंगे, पुराने अपने नोट्स लेकर बैठेंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है सब कुछ ठीक होगा। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, स्क्रीन भी विजिबल होगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। इनका समय देख लेते हैं, जन्म कब हुआ था। ध्यान रखिए जो चार स्तंभ है, मैंने पहले ही कहा था, इनका आपको जन्म जरूर याद रख लेना है, वर्ष जरूर याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो 20 मई, हालांकि आप डेट ना भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977। कहाँ पर हुआ था निधन? इलाहाबाद में हुआ था। आगे हम जन्म स्थान के बारे में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से जन्म स्थान भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है इनका जन्म स्थान क्या है, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कौसानी माना जाता है और अल्मोड़ा के पास, अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड, जिसको पूर्वांचल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौसानी में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था इलाहाबाद में। 1900 में जन्म हुआ था, 1977। तो आप इजीली याद रख पाएंगे अगर कुछ चीजें साधारणतया रिलेट कर जाती हैं। 77 वर्ष तक जीवित रहे थे, 1900 से 1977 तक। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? तो गंगा दत्त जी थे इनके पिताजी। और माता जी की बात करें तो सुमित्रा नाम था माता का। माता कौन है? सुमित्रा। आपको याद होगा सुमित्रा जो है लक्ष्मण की माता जी का भी नाम था। तो सुमित्रा के नंदन, सुमित्रा नंदन यानी सुमित्रा के पुत्र। इसी आधार पर इनका उपनाम भी आप पढ़ेंगे कि सुमित्रा के जो नंदन है अर्थात पुत्र हैं, वो लक्ष्मण, जिनको आप जानते हैं, और लक्ष्मण माने जाते हैं रावण के अरि अर्थात शत्रु। तो रावण के अरि लक्ष्मण, इसीलिए इनका एक उपनाम पड़ा हुआ है रावणार्जुन। ठीक है, रावण अनुज नाम इनका पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं इनका दर्शन क्या था। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो वैसे तो आप पहले ही कक्षा में लिख चुके हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंत जी का दर्शन क्या था या पंत जी किस दर्शन से प्रभावित हैं। आगे बढ़ेंगे। चलिए, जी कह रहे हैं इलाहाबाद में ही है। अच्छी बात है, जितने लोग इलाहाबाद से जुड़े हैं। चलिए, यहाँ पढ़ रहे हैं इनका जो नाम है वो सुमित्रा नंदन तो इन्होंने रखा था। इनका पहले नाम क्या था? गोसाई दत्त। तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इनका जो मूल नाम है वो क्या है? गोसाई दत्त। कहते हैं कि इन्होंने अपना नाम स्वयं बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया था। तो ये भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इनके उपनामों की तरफ चलते हैं। कौन कौन से उपनाम, और कुछ उपनाम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चित्रण जिस प्रकार से किया है उस आधार पर। इसके अलावा बात करें तो इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है।
छायावाद का विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश में शामिल। हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहलाते हैं ये, हिंदी के वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ आप जानते हैं पाश्चात्य साहित्यकारों में गिने जाते हैं। तो जो काम इन्होंने अपने साहित्य में किया वही काम पंत जी अपने हिंदी साहित्य में कर रहे हैं। तो इसलिए एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इनको वर्ड्सवर्थ माना गया है। इसके अलावा इनको रामायण रावण अरि अनुज, ठीक है, इसको अलग अलग करके आप बोलेंगे। देखो, रावण अनुज मतलब होता है छोटा भाई। रावण का मतलब आप जानते हैं रामायण के अंदर एक पात्र है, अरि मतलब होता है शत्रु। तो रावण प्लस अरि प्लस अनुज। रावण के अरि अर्थात दुश्मन का छोटा भाई कौन? लक्ष्मण। और वो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है सुमित्रा के पुत्र अर्थात सुमित्रा के नंदन। तो इस आधार पर इनको ये नाम दिया गया है रावण आर्यनुज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। गोरखपुर से जो जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत। अभी आप बता दीजिएगा क्योंकि मौका अच्छा है, कौन कहाँ से जुड़ा है, आपस में वार्तालाप करके, है ना। बचपन का नाम गोसाई दत्त था, ये आपने देख लिया। इनको संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। देखो जो जो इनके नाम है वो सब आप लिखते हुए चलेंगे। एक सवाल आता है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहते हैं? आप यहीं पर ही सवाल लिखिएगा और अगर आपको पता है तो इसका जवाब दीजिएगा। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, इनको हम किस नाम से जानते हैं? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। तो सवाल बनता है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहते हैं? बच्चन जी ने इनके लिए शब्द प्रयोग किया है शब्द शिल्पी। बच्चन सिंह जी ने शब्द शिल्पी कहा है। अर्थात शब्दों का निर्माण करने वाले, है ना। सवाल बन जाए किसने कहा है, तो बच्चन सिंह जी ने कहा है, ये भी आपने याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो 1961 में देखो ये वाला सवाल पूछा गया है। बहुत सारे साहित्यकारों को हम छोड़ देते हैं, पद्म भूषण से विभूषित किया गया या किस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे। अभी असम में एक पेपर हुआ था, वहां पर सीधे सीधे ऑप्शन में ये भी शामिल किया गया था कि इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 1961 में ध्यान रखें, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नागरिक पुरस्कार होता है सर्वोच्च, आप जहाँ सर्वोच्च नहीं है, भारत रत्न होता है, उससे थोड़ा सा नीचे जो है पद्म भूषण। तो वहां से 1961 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। 1950 से 57 तक ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े रहे, ये आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है, थोड़ा सा लिखिएगा। पंत जी ने अपनी भाषा को चित्र भाषा, चित्रों की भाषा। इसके अलावा अलंकार की बात करते हैं, कभी पूछ लिया जाए प्रिय अलंकार क्या है, तो ध्यान रखें अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार प्रिय अलंकार माना जाता है और प्रिय छंद जो है इनका रोला है। आगे बढ़िएगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात करी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने
छायावाद का प्रवर्तक माना है, ये भी ध्यान रखें, हालांकि सर्वमान्य नहीं है। छायावाद का प्रवर्तक किसके अनुसार पूछ लिया जाए, नंदुलारी वाजपेयी जी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो पंत जी हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी इनके बारे में क्या कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। छायावाद का प्रतिनिधि कवि। तो ये विशेष बातें जो इनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई या इनके बारे में जो अलग साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, वो क्या राय रखते हैं, वो आपने देख लिया है। अब चलते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। और पहली रचना कौन सी थी, प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो रचनाएं या इनकी जो कृतियां हैं, सवाल बनता है, प्रथम कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी साहित्यकार की, खासकर छायावाद पढ़ रहे हैं तो पहली कविता या प्रथम रचना कौन सी है वो जरूर याद रखें। पूछ लिया जाता है गिरिजे का घंटा। गिरिजे का घंटा, यहाँ हम कविता की बात कर रहे हैं, संकलन की बात नहीं कर रहे हैं। सन पूछ लिया जाए तो 1916। अब आपने कहा छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है किसने, नंदुलारी वाजपेयी जी ने। इसका मतलब है कि उन्होंने ये माना होगा कि गिरिजे का घंटा जो है 1916 में इनकी पहली रचना, यहीं से शुरुआत हुई होगी, तो ये छायावाद की पहली रचना होनी चाहिए। लेकिन सर्वमान्य नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद रखें कि किसने माना है। सवाल बनता है पहला काव्य संग्रह कौन सा है, प्रथम काव्य संग्रह, तो वो है वीणा। और वीणा का समय क्या है, 1927, 1927 ईस्वी। जो भी हम समय लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, छाया में पंथ नंद, बिल्कुल ऐसे करके ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जो भी हम समय लिख रहे हैं वो ईस्वी में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ईस्वी लिखा नहीं है। सवाल बन जाता है प्रथम छायावादी रचना किसको माना जाए, प्रथम छायावादी रचना। हालांकि छायावाद का प्रभाव इन रचनाओं में देखने को नहीं मिलता है। वो कौन सी, उच्छ्वास। और उच्छ्वास का समय क्या है, 1920, 1920 ईस्वी में लिखा गया था। ये पहली छायावादी रचना मानी जाती है। अब सवाल बनता है अंतिम छायावादी रचना कौन सी है। अंतिम छायावादी रचना, तो वो है गुंजन। और गुंजन का समय 1932। ये थोड़ा सा याद रखिए, ये चार महत्वपूर्ण चीजें, प्रथम कविता, प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम छायावादी कविता और अंतिम छायावादी कविता, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। गिरजी का घंटा 1916, बिल्कुल। देखो जब आप बच्चन जी को पढ़ते हैं ना, उनकी बुक में बहुत सारी डेट्स जो है अलग, जैसे मैं उनको देख रही थी तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा भारत भारती 1920, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ 1913। तो समय अलग अलग, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन इतनी ज्यादा मिस्टेक नहीं हो सकती कि आप बहुत सारी रचनाओं में समय बिल्कुल डिफरेंस इतना ज्यादा रखते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो कुछ दो चार पुस्तकों में क्या एक साथ मतलब दिया हुआ है, अलग अलग पुस्तकों में एक जैसा दिया हुआ है या सर्वमान्य क्या है, उसको हमेशा ध्यान रखें। कुछ काव्य रचनाओं की बात कर लेते हैं, जो प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, उसके बाद काव्य संकलन जो महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं। एक तो आपने वीणा याद रख लेनी है। दूसरा हम बात करें पल्लव। ये देखो सीधे सीधे यहां से सवाल बनता है कि कौन सी रचना किसकी है। कौन सी रचना किसकी है, तो आप इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं वो याद रखें। गुंजन भी है, बिल्कुल। काव्य संग्रह वीणा 1927। हाँ, समय भी आप मेंशन कर लें। अच्छा, पल्लव की बात करते हैं। इससे पहले ग्रंथि आती है, क्रम में देखिए क्योंकि क्रम में ही आपने याद करना है। ग्रंथि की बात करें तो कहते हैं कि 1920 से लेकर 29 के बीच में इसको लिखा गया था, तो ये ध्यान रखें। ये जो समय था 20 से 29 के बीच में था लेखन कार्य जो हुआ था। उसके बाद आती है बारी पल्लव की।
पल्लव की बात करें 1932 की रचना। इसके अलावा हम देखते हैं गुंजन। गुंजन है, युगांत है, युगांत युग का अंत 32 और 36। इसके अलावा युगवाणी, इनकी रचनाओं को आप अलग अलग कैटेगराइज करके भी देखेंगे कि कौन सी रचना किस श्रेणी की है, क्योंकि अरविंद दर्शन से बहुत से प्रभावित रचनाएं होंगी, बहुत सी रचनाएं होंगी जो छायावादी होंगी। ठीक है, तो अलग अलग हम इसको देखने वाले हैं। युगवाणी 1939 और ग्राम्या, ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनसे सीधे सवाल बनता है किसकी रचनाएं हैं, या दूसरा जो सवाल यहाँ से निकलता है कि इनको क्रम में लगाइए, कौन सी रचना पहले कौन सी बाद में। तो आप सन, मैंने बार बार बोला ना भी याद रखें, आप एक क्रम से रचनाओं को पढ़ें कि इस क्रम में ये रचनाएं आएंगी। ग्राम्या की बात करें 1940 ईस्वी में लिखा गया था स्वर्ण किरण। ये जो स्वर्ण किरण है 1947, 1947 क्रम में ही चल रहा है बिल्कुल। स्वर्ण किरण के बाद स्वर्ण धूलि है, वो भी 1947 में है। स्वर्ण धूलि 1947। देखो 47 की आपने 2 रचनाएं देख ली हैं। ठीक है, तो जो रचनाएं एक साथ हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों रचनाओं को एक साथ पढ़ें और उसके सन को एक साथ याद रखें। 47 लास्ट का याद रख लें, वही बहुत रहेगा। ठीक है, युगपत है 1949। एक बार मैं क्रम जो है यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। चलिए, पीडीएफ डालने के बाद, ठीक है, पीडीएफ में देख लेती हूँ। ठीक है, एक मधुज्वाल, इस मधुज्वाल के बारे में कुछ खास बातें जो हम लास्ट में करने वाले हैं। ये 1947 की है, इसको आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं साथ में। इसके अलावा उत्तरा की बात करते हैं। उत्तरा, उत्तरा जो है 1949। और रजत शिखर है। आप देख रहे होंगे सारी रचनाएं कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी और कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई होंगी, तो सारी रचनाएं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण नजर आएंगी। 1952 की रचना थी ये। और रजत शिखर के बात करते हैं। शिल्पी, आप लिख चुके हैं क्या? नहीं, शिल्पी की बात कर लेते हैं 1952। इसके अलावा आप देखेंगे सौवर्ण नाम की रचना है, इसका समय क्या है 1956। और यहाँ पर आ जाती है अतिमा। देखो किसी ने सवाल किया था क्या ये अंतिमा है या अतिमा है, तो ये रचना का नाम अतिमा ही है, अंतिमा नहीं है। ठीक है, 1955 की रचना है जिसका नाम क्या है अतिमा, तो अतिमा ही याद रखना है। स्वर्ण किरण अरविंद दर्शन से प्रभावित है, बिल्कुल वही मैंने कहा। एक बार सारी रचनाएं लिख लें, उसके बाद हम अलग अलग इनकी कैटेगरीज क्या है उनको देख लेंगे। एक किरण वीणा भी है 1967। किरण वीणा 1967। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आपको वाणी मिल जाती है। देखो वीणा और वाणी थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। 1958 समय बिल्कुल जहां पर थोड़ा इधर उधर होगा। ये मुझे लगता है 57 होना चाहिए था, किरण वीणा जो है। आगे बढ़िए। कला और बूढ़ा चांद, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। कला और बूढ़ा चांद, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था ये आप बता सकते हैं। 1959 की रचना थी, 1959। और आगे बात करें तो एक रचना है इनकी पौ फटने से पहले। पौ फटने से पहले, और इसका जो समय है वो 1967। चलिए, इसको आप क्रम में, 1 मिनट, इसको आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है, वरना फिर क्रम जो है खराब हो जाए। फिर 67 ही है, इसको मैं लास्ट में लिखवाऊंगी जहां पर इसका क्रम आएगा।
इस वाली रचना को आप बीच में ना लिखें, लास्ट में लिखें, क्योंकि इसका क्रम जो है वो बिगड़ रहा है। ठीक है, किरण वीणा जो है 67 की है। किरण वीणा 67। इसको साथ में रखें। एक पतझड़ है, पतझड़, ये भी 1967। और आगे बढ़ते हैं तो शंख ध्वनि, शंख ध्वनि नाम की एक रचना है इनकी, जिसका समय क्या है 19 शंख ध्वनि की बात 1971 में ले जाइएगा इसको। आगे बढ़ेंगे तो समाधिता है एक, जो छूट जाएगी उसको हम बाद में देखेंगे। समाधिता, समाधिता की बात करेंगे 1973। इसके आगे आएंगे आस्था 1973। आस्था जो है 1973। चलिए आगे बढ़ेंगे। 73 की होगी, 75 में आ जाते हैं। कौन सी रचना है? एक सत्यकाम है, 26 में सत्यकाम लिखिएगा। 1975। इसके अलावा हम बात करें तो एक गीत अगीत नाम की भी रचना है। कौन सी छोड़ सकते हैं इसमें, हम उसकी बात करेंगे। गीत अगीत, क्योंकि यहाँ पर कौन सी याद रखनी है वो ज्यादा है, कौन सी छोड़ सकते हैं वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। गीत अगीत, इसका समय याद रखें 1977। 75 के बाद 77 की रचना है ये। और एक रचना जो है आप और याद रख सकते हैं, संक्रांति नाम की, वो भी 1977। संक्रांति 1977। लोकायतन रहेगी शायद। पतझड़ 67 की है, ठीक है, 69 की नहीं, 67 की है। इसके अलावा हम लोकायतन की बात करें, 64 की रचना है, शायद ये रह गई है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लोकायतन, महत्वपूर्ण रचना है 1964। कहीं कहीं 65 भी दिया हुआ है। इसको आप चाहे तो संक्रांति छोड़ सकते हैं, गीत अगीत छोड़ सकते हैं, समाधिता और आस्था छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सब आपको याद रखनी। याद क्या रखनी, एक बार रिविजन कर लेंगे, मुझे लगता है खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, एक गीत हंस भी है। गीत हंस हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, शशि की तरी भी है, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। एक शंख ध्वनि भी है, शंख ध्वनि शायद लिखा है मैंने 1971। तो ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हो गई हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, मधुज्वाल, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण और अतिमा। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जो आपने याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें उत्तरा जो है कुछ हाईलाइट कर सकते हैं आप। उत्तरा, मधुज्वाल, युगपथ, और ये शुरुआत की सारी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, अतिमा भी पूछ ली जाती है। कुछ नाट्य रचनाएं राकेश जी ने लिखा है, पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल, चलिए नाट्य रचनाएं, या आप कह सकते हैं नाटक, कौन कौन से लिखे गए हैं पंत जी के द्वारा। एक तो परी याद रख लेंगे, परी नाम की इन्होंने एक रचना लिखी है। इसके अलावा बात करें, ज्योत्सना है, ज्योत्सना,
इसके अलावा एक नाटक लिखा गया अस्पृश्य। चलिए, सृष्टा भी याद रख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कौन सी महत्वपूर्ण है, वैसे तो आप नोट कर लें। जिंदगी का चौराहा, जिंदगी का चौराहा, इसका वर्ष नहीं लिखे, वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करमपुर की रानी, करमपुर की रानी। इसके अलावा शकुंतला, शकुंतला पर बहुत लोगों ने नाटक लिखा है। शकुंतला नाटक लिखा गया। युग पुरुष और छाया, ये कुछ प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं जो लिखी गई हैं, जिसे अस्पृश्य याद रख सकते हैं। जिंदगी का चौराहा और करमपुर की रानी महत्वपूर्ण रचनाएं। युग पुरुष भी याद रख सकते हैं। युग पुरुष आप बता सकते हैं किसके ऊपर लिखा गया होगा, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी हुई ये रचना है जिसको आप कहते हैं युग पुरुष, तो ये आपने याद रख लेना है। क्या इन्होंने कोई उपन्यास भी लिखा था? बिल्कुल लिखा था उपन्यास, हालांकि इतना ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास के क्षेत्र में नहीं हुए थे। एक उपन्यास आप लिख सकते हैं जिसका नाम था हार। तो हार नाम का ये उपन्यास 1917 में ही लिखा था। ये एक उपन्यास आपने याद रख लेने हैं। अब जो इनकी रचनाएं आपने देखी हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ी जाती हैं। जैसे कुछ छायावादी रचनाएं हैं, कुछ प्रगतिवादी रचनाएं हैं और कुछ अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। तो पंत जी की रचनाओं को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। आज एक बार आप हेडिंग बना सकते हैं कि रचनाओं का वर्गीकरण, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से देखो सवाल बना हुआ है और बनता है कि कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है, कौन सी रचना छायावादी है, कौन सी रचना प्रगतिवादी है। तो अलग अलग ही आपने इसको याद रखना है, ठीक है। जो पहले चरण की यानी प्रथम शुरुआती दौर की रचनाएं थी उनको छायावादी रचनाएं कहा गया है। छायावादी रचनाएं या इसको प्रथम चरण की रचनाएं भी कहा जाता है। शुरुआती दौर की रचनाएं जिसको आप कहते हैं, इसमें क्या है? उच्छ्वास, उच्छ्वास नाम की जो रचना है, इसके अलावा ग्रंथि आ जाती है। समय आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बार बार मैं समय नहीं लिखवा रही हूँ, आप एक बार जो इकट्ठा लिखा है वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे 2020 की रचना है ये। वीणा 1927, ये भी किस तरह की रचना है? छायावादी रचना है। इसका 2 बार प्रकाशन, लेखन जो है 1920, जैसे हमने कहा 20 से 29 के बीच में, कहते हैं इसका लेखन जो हुआ था वो 20 में हो चुका था, लेकिन इसका प्रकाशन जाकर हुआ था 29 में, इसलिए मैंने जो 1920 to 29 के बीच में लिखवाया है। तो लेखन और प्रकाशन में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रंथि की बात कर रहे हैं। वीणा 1927। पल्लव नाम की जो रचना है वो भी किस तरह की रचना है? छायावादी रचनाओं में आ जाता है। और गुंजन है। ये 5 रचनाएं महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है। किसमें? छायावादी। उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये छायावादी रचनाओं में शामिल है, ठीक है। पल्लव के कहते हैं आखिरी कविता जो लिखी गई थी पल्लव संग्रह के अंदर, वो छायाकाल, अंतिम कविता छायाकाल, और इसकी समीक्षा लिखी थी बच्चन सिंह जी ने। आप इसको ऐड करना चाहें तो कर ले, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। कहते हैं पल्लव, मतलब बच्चन जी ने बताया है पल्लव की आखिरी कविता छायाकाल है, और इस छायाकाल के अंदर तत्कालीन जो समय है उसकी समीक्षा को प्रस्तुत किया है स्वयं कवि ने, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। आ जाते हैं द्वितीय चरण में, प्रगतिवादी रचनाएं। और ये जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं इसको आप किसमें रखते हैं? द्वितीय चरण में, अर्थात लेखन का जो दूसरा दौर चला इनका, द्वितीय चरण। इसमें आपने युगांत याद रख लेना है। युगवाणी, देखो युग से जितनी रचनाएं आ रही हैं, युगवाणी। और क्या है? ग्राम्या। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ज्योति जी कह रहे मेरा पहले नाम ज्योत्सना था, लेकिन 9th क्लास में टूट कर ज्योति हो गया। चलिए अच्छी बात है, छोटा हो गया, थोड़ा सा बोलने में मुझे लगता है लोगों को आसानी होती होगी। तो 36, 39 और 40,
ये युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, 3 ही रचनाएं आपने इसमें याद रख लेनी है जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ठीक है, अब सवाल बनता है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं, जिसको तृतीय चरण कहते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि YouTube पर प्रैक्टिस क्लास भी शेड्यूल कर रखी है, तो 5 मिनट पहले एक बार रिमाइंड करवा दीजिएगा समय क्या हो रहा है। इसको अंतश्चेतनावादी भी कहा जाता है, अंतश्चेतनावादी रचनाओं की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है और इसको कहा जाता है इनकी रचना काल का तृतीय चरण, अर्थात लेखन का जो तीसरा दौर चला उसके अंदर। स्वर्णधूलि, जो स्वर्ण नाम की रचनाएं आपने याद रख लेनी है, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण और युगांतर। इसके अलावा हम बात करेंगे युगपथ। तो स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगांतर, युगपथ, ये 4 रचनाएं कैसी हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित है, ये अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। ठीक है, हाँ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, 3 रचनाएं जो है प्रगतिवादी हैं, बिल्कुल तीनों में ही याद रख लेना है। हाँ, पल्लव को मैनिफेस्टो कहा जाता है छायावाद का, और युगांत को जो है मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पल्लव और युगांत ये दोनों याद रख लेना है। यहाँ तक आपने 3 कैटेगरीज देख ली। एक ऐसी भी कैटेगरी आती है या एक ऐसी भी श्रेणी आती है रचनाओं की जिसमें कहते हैं इन्होंने मानवता की बात की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी रचनाएं। तो एक बार उसको भी मेंशन कर लें, जिसमें आध्यात्मिकता का समावेश देखने को मिल जाता है, उसको मानवतावादी या नव मानवतावादी कहा जाता है। तो मानवतावादी या फिर इसी को हम कहते हैं नव मानवतावादी। मुख्य रूप से तो 3 ही आपने याद रख लेना है कैटेगरी। चौथी में कुछ रचनाओं को रखा गया है तो उसको भी देख ले एक बार, या इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक रचनाएं, जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई रचनाएं। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो उत्तरा है, रजत शिखर, इसके अलावा हम बात करते हैं अतिमा, एक वापी नाम की रचना है, एक कला और बूढ़ा चांद जो प्रसिद्ध रचना है, कला और बूढ़ा चांद, ये भी मानवतावादी रचनाओं में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पर चिदंबरा जो है, चिदंबरा, और एक रचना और याद रखेंगे लोकायतन। अब इसमें से जो प्रसिद्ध रचनाएं जैसे चिदंबरा है, लोकायतन है और कला और बूढ़ा चांद है, उत्तरा और रजत शिखर। इसके अलावा अतिमा वापी को आप छोड़ सकते हैं। तो ये किस श्रेणी की रचनाएं हैं, मानवतावादी या आध्यात्मिकता से संबंधित रचनाएं या फिर नव मानवतावादी जो आलोचकों के द्वारा रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपने कितनी कैटेगरीज देख ली या कितनी श्रेणियां देख ली हैं इनकी रचनाओं की, तो ध्यान रखें आपने 4 श्रेणियां देख ली हैं। मुख्य रूप से जो छायावादी, प्रगतिवादी और इसके अलावा जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं उनको याद रख लेना है, और जितनी रचनाएं लिखी हैं उतनी ही याद रखनी है क्योंकि सवाल जो है वहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नौ बजे टेस्ट होता है, कल की क्लास नहीं हुई थी, कल मैंने परसों ही बता दिया था, कुछ काम है इसलिए नहीं हो पाई थी। बाकी 9 बजे टेस्ट होगा यूट्यूब पर। वैसे लिंक मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। जो नए विद्यार्थी जुड़े होंगे एप्लीकेशन पर उनको बता दें, टेलीग्राम का चैनल है। आप एप्लीकेशन के जब होम पेज पर जाते हैं तो वहां पर एक क्विक लिंक का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का। उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से जो भी क्लास होती है यूट्यूब पर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ निबंध संकलन इनके देख लेते हैं। निबंध या आप कह सकते हैं कुछ आलोचनात्मक रचनाएं जो लिखी गई हैं।
वो कौन कौन सी हैं? एक तो गद्य पथ है, गद्य पथ याद रख लेना है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ये देखो महत्वपूर्ण रचना है ये, छायावाद पुनर्मूल्यांकन। पूछ लिया जाए किसकी रचना है तो आपको पता होना चाहिए। कला और संस्कृति नाम की रचना लिखी गई, ये भी जो है आलोचनात्मक रचना है, समीक्षात्मक रचना है, कला और संस्कृति, और ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिल्प और दर्शन, शिल्प और दर्शन नाम की जो रचना है। 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किस श्रेणी की रचना है? ये इनकी आत्मकथा है, इसको याद रखें। कभी पूछ लिया जाए पंत जी की आत्मकथा कौन सी है तो 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से इन्होंने अपना क्या लिखा है, आत्मकथा। और कहानी संग्रह है 5 कहानियां। कहानी, हालांकि कहानियां इतनी प्रसिद्ध नहीं है तो आपको याद नहीं रखना। एक संग्रह बनाया था जिसका नाम था 5 कहानियां। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये 5 कहानियों का संग्रह है, तो 5 कहानियां इनकी कहानियों का संग्रह है। निबंध में छायावाद पुनर्मूल्यांकन, कला और संस्कृति याद रखना है, और आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, जो इन्होंने अपने 60 सालों के जीवन पर लिखा होगा। जाहिर सी बात है। अरविंद दर्शन क्या है भाई? अरविंद, ये पूरा आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, या आपने जब पेडागोजी या टीचिंग पढ़ा होगा तो अलग अलग लोगों के दर्शन होते हैं। ठीक, जैसे कोई गांधी दर्शन से प्रभावित है, ठीक है, कोई बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, या आप कहते हैं ना कि वैष्णव दर्शन से प्रभावित है, अद्वैतवाद से प्रभावित है। वैसे ही जो अरविंद दर्शन कहते हैं ना, अरविंद से प्रभावित, अरविंदो जिसको आप कहते हैं, उनके दर्शन से प्रभावित। यहां तक क्लियर है? महर्षि अरविंद वो ये थे, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इनका एक विशेष प्रकार का कोई मत था, है ना, जो इनके मत को मानते हुए इन्होंने लिखा है। और इनका विशेष मत अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि सभी व्यक्ति जो होते हैं सभी मानवों को अपने रूप में देखते हैं, यानी सभी मानव जो हैं, जैसे हमारा रूप है वैसा ही सभी का रूप है। तो सबको एक समान मानने वाला जो दर्शन है वो खासकर अरविंद दर्शन से जुड़ा हुआ है। एक बार इसको पढ़िएगा डिटेल में, थोड़ा सा सर्च करेंगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अभी शॉर्ट में आप याद रखें कि महर्षि अरविंद के दर्शन से प्रभावित, इनको आप बेसिकली अरविंदो के नाम से जानते होंगे, है ना, तो इनके दर्शन से प्रभावित थे। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो आपने कहा पुरस्कार मिला हुआ है, अब थोड़ा सा हम उसकी तरफ चलते हैं। रचनाओं के विषय में क्या विशेष बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया। चल पॉइंट पॉइंट लिख लें। कहते हैं कि प्रथम प्रौढ़ रचना कौन सी है? प्रथम प्रौढ़ रचना पल्लव। नाम क्या है? पल्लव। एक आपने पढ़ा था मधुज्वाल, रचना का नाम क्या था? मधुज्वाल। मैंने कहा था इसके बारे में विशेष बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इसमें जो उमर खयाम है उनकी रचनाओं का यहाँ पर अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। तो विदेशी कहानियों तथा उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद है। उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद। ये 1947 की रचना है।
1947 याद रखें, महत्वपूर्ण रचना। इसके अलावा खादी के फूल, विशेष बात क्या है इसके बारे में? दो लोगों के साथ मिलकर लिखा गया था। और दूसरा सवाल बन जाए, खादी का जैसे ही नाम आता है आपके मन में मनोज ने लिखा अध्यात्म। हाँ, दर्शन जो है ज्यादातर अध्यात्म से ही जुड़े होते हैं। जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं गांधी जी से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिए, एक तो इसमें मैंने कहा दो लोगों को मिलाकर लिखा गया था, दो लोगों के साथ मिलकर लिखा गया था। तो सवाल बन जाता है खादी के फूल संयुक्त रूप से किसकी रचना है? तो इसको हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर लिखा था। हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर लिखा था। और किस पर लिखा गया? तो राम, गांधी और टैगोर। टैगोर से संबंधित रचनाएं, लेकिन मुख्य रूप से गांधी जी का महत्व यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर विशेष बात आपको क्या याद रखनी, किसके साथ मिलकर इसको लिखा गया था? ये 1948 की रचना है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चिदंबरा की। चिदंबरा महत्वपूर्ण रचना है और यहाँ से जो सवाल बन जाता है उसको भी याद रखें। चिदंबरा के बारे में क्या विशेष बात? तो एक तो याद रखें, ये इसके अंदर कविताओं की जो संख्या है वो कहते हैं कि 196 है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाता। यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो अतिमा है कहते हैं इसी के अंदर संकलित है। और 1968 ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पुस्तक के लिए या इस रचना के लिए इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं इसके अंदर वो थोड़ा सा देख लें। संकलित कविताएं, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, मतलब जो प्रसिद्ध रचनाएं भी आपने देखी हैं। इसके अलावा युगपथ, उत्तरा, अतिमा, ये सारी रचनाएं जो है इसी के अंदर संकलित है। आगे बढ़ेंगे, गांधी, टैगोर और राम पर आधारित है बिल्कुल। कला और बूढ़ा चांद की तरफ चलते हैं। कला और बूढ़ा चांद, यहां से पूछा जाता है कौन सा पुरस्कार मिला था। पुरस्कार जो प्राप्त है उन रचनाओं को देख रहे हैं। 1961, 19 वैसे 59 या 60 में लिखा गया था। 1959 में लिखा था। एक वर्ष के बाद 1960 में इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सवाल बनता है कौन सा पुरस्कार? तो 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसमें एक विशेष बात आप और याद रख सकते हैं, जो बूढ़ा चांद है, कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा गया है। इसे रश्मिपदी काव्य भी कहा गया। तो एक तो वर्ष याद रख लेना है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था और किस नाम से और जाना जाता है। लोकायतन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकायतन में क्या विशेष बात है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो एक तो आपको ध्यान रखना है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सीधे से सवाल बनता है कि लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी पर आधारित ये काव्य है। समय 1964 था इसका और इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये महाकाव्य है, ध्यान रखें। क्या है ये? महाकाव्य है, मतलब प्रबंधात्मक काव्य की श्रेणी में आता है। कहते हैं इसमें 7 सर्ग है, आप इसको यहीं पर मेंशन कर लें। 7 सर्ग
जिनको क्या कहा गया, द्वार कहा गया, जिन्हें द्वार कहा गया। मतलब 7 द्वार हैं, आप ये सीधे सीधे याद रखें कि लोकायतन के अंदर महाकाव्य जो है वो 7 द्वार वाला काव्य है। इसके 2 भाग हैं, थोड़ा सा देख लेंगे 2 भाग कौन कौन से हैं और किसमें कितने जो है द्वार रखे गए हैं। देखो, एक तो है बाह्य परिवेश। क्या है बाह्य परिवेश? और दूसरा है अंतश्चैतन्य। इसको आप कह सकते हैं आंतरिक चेतना या आंतरिक परिवेश, आंतरिक परिवेश। अब ये जो 2 भाग हैं वो अलग अलग समय में लिखे गए हैं, इसको ध्यान रखें। 61 पहला जो भाग परिवेश आया था 1961, और ये लास्ट वाला 1964, इसीलिए हमने कहा 64 की ये रचना है, क्योंकि लास्ट वाला जो जुड़ा था वो 1964। बात करते हैं बाह्य परिवेश में कुल 3 द्वार हैं। इसमें क्या है, 3 द्वार। फिर इसमें क्या हो जाएगा, 4 द्वार, 4 3 7 है ना, 4 द्वार हैं इसके अंदर। देखो, अब सवाल बन जाए कि लोकायतन को कितने भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है। 2 भागों में, एक तो बाह्य परिवेश है, अंतश्चैतन्य है। बात करें किसमें कितने द्वार हैं, तो टोटल पूरे महाकाव्य के अंदर 7 द्वार हैं। बाह्य परिवेश में 3 द्वार आते हैं और अंतश्चैतन्य में 4 द्वार आते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है, तो एक तो ध्यान रखें, जो पहला बाह्य परिवेश है इसमें गांधी जी के विलायत जाने का वर्णन है, और विलायत जाकर ये विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। तो ये जो बाह्य परिवेश है गांधी जी के विलायत जाने और विषय वासनाओं में फंसने की कथा है। ठीक है, अंतश्चैतन्य, आंतरिक चेतना जागृत होगी तो जाहिर सी बात है आप जिस भी मोह माया में फंसे होंगे उससे बाहर आ जाएंगे। तो अब आप बाहर आएंगे, जाहिर सी बात है आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, गांधी जी का हृदय परिवर्तन, गांधी जी का, या लिख सकते हैं गांधी जी के हृदय परिवर्तन की कथा, हृदय परिवर्तन की कथा। तो आपको समझ आ गया होगा, एक तो विलायत जाने की कथा है, दूसरे में उनके मतलब सब मोह माया से दूर, आपने देखा होगा, सुना होगा, या गांधी जी की जीवनी पढ़ी होगी, जीवनी की आत्मकथा पढ़ी होगी, तो उसमें सत्य के प्रयोग आपने पढ़े होंगे। तो वहां पर कहते हैं उनके जो सत्य के प्रयोग, हालांकि लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, तो वो कहते हैं ना वो आध्यात्मिक तौर पर कर रहे थे, आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोगों के या सामान्य मनुष्य जो होते हैं, हमारे आप जैसे लोग होते हैं, शायद उसको अश्लीलता ही कहेंगे कि जिस तरह से सत्य का प्रयोग किया गया था। हालांकि कहते हैं आलोचक उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, वो उसमें हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, बिल्कुल 1966 में इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था, इतना और लिख लें। 1966 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। चलिए, यहां तक क्लियर है। लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है। एक तो हम गुंजन की बात कर लेते हैं, गुंजन में क्या विशेष बात है। तो ध्यान रखेंगे, इसको छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। छायावाद तथा प्रगतिवाद का संधि स्थल, अर्थात जहां पर दोनों युग मिल रहे हैं, संधि स्थल। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। कहते हैं कि जो गुंजन है इसमें प्रकृति का मोह खत्म होता दिखाई देता है, प्रकृति का मोह समाप्त होता, ऐसा आलोचक मानते हैं कि जो
पंत जी में एक प्रकृति के प्रति मोह था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। युगवाणी की बात करें, युगवाणी में क्या विशेष बात है, तो युगवाणी में ध्यान रखेंगे, इस रचना को पंत जी ने अपने युग की वीणा कहा है। इसे पंत जी ने अपने युग की वीणा, ये सवाल बनने लायक है, ध्यान रखें। सवाल बन जाए पंत जी के अनुसार अपने युग की वीणा किस रचना को कहा गया है, तो पता होना चाहिए युगवाणी को कहा गया है। पल्लव की बात कर लेते हैं। पल्लव वैसे मुझे लगता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं। इसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो, या फिर आप इसको कहते हैं घोषणा पत्र कहा गया। आगे बढ़ेंगे। इसको प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति से संबंधित रचनाएं भी इसके अंदर है। प्रकृति की चित्रशाला, तो प्रकृति की चित्रशाला किस रचना को कहा जाता है, ये भी याद रखें। इसमें कहते हैं प्रेम और रहस्य से संबंधित रचनाएं भी हैं। प्रेम एवं रहस्य से संबंधित रचनाएं, रहस्य संबंधी रचनाएं, तो प्रकृति, प्रेम और रहस्य वादिता जिसको आप कहते हैं, वो रचनाएं मिल जाती हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक रचना आप यहां पर और देख लें, युगांत। चल, युगांत के बारे में विशेष बात क्या है? छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र, 1936, छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र। दोनों घोषणा पत्र याद रखना है, एक तो शुरुआत का घोषणा पत्र और मृत्यु का घोषणा पत्र। ग्राम्य, जाहिर सी बात है गांव से संबंधित, ग्राम्य मतलब गांव से जुड़ा हुआ, गांव संबंधी। तो यहाँ पर किसानों और मजदूरों की बात की गई है इस कविता के अंदर। किसानों व मजदूरों का चित्रण है, मतलब ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये हमें दिखाई देता है। गांव से संबंधित जितनी भी रचनाएं, जैसे ग्राम देवता है, भारत माता है, ग्राम्य युवती है, कुछ इस तरह की कविताएं हैं, वो इसी ग्राम्य के अंदर संकलित हैं। ग्राम वधु है, ठीक है, ग्राम संस्कृति है, जितनी ग्राम से संबंधित रचनाएं होंगी, कभी पूछ लिया जाए तो वो ग्राम्य के अंदर संकलित हैं। बस इतना आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ें। एक कथन इनके बारे में देख लीजिए और यहीं पर फिर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। कहते हैं युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है। युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है। तो ग्राम्य में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। तो ग्राम्य में उसका प्रायोगिक यानी प्रयोग किया हुआ प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। देखो हम बात कर रहे हैं ना प्रगतिवाद की, तो जब आप गांव से संबंधित बातें करते हैं, किसानों की बात कर रहे हैं या फिर मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब आप छायावाद में हैं तो आप या तो रहस्य की बात करेंगे या तो अपने मन की बात करेंगे। लेकिन प्रगतिवाद की विशेषता में ही शामिल है कि आप दूसरों के दुख दर्द को भी उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे भी आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं कि युगवाणी जो है वो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है, तो ग्राम्य उसका प्रायोगिक रूप है। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। ठीक, तो यहां पर सुमित्रा नंदन पंत
मनोज जी कहे सुमित्रानंद पंत जी बहुत अच्छे से समझ आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कहीं कहीं ये मिलता है कि निराला के जो मुक्तक छंद को रबड़ या केचुआ छंद कहा था वो पंत जी ने कहा था। हालांकि किसी प्रामाणिक पुस्तक में ये मिलता नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड नहीं करवा रही हूँ, बट कहीं पर मैंने पढ़ा था पिछली बार, शायद पिछली क्लास में मैंने इसको लिखवा दिया था, तो आप लिख ले बेशक, लेकिन कहीं मतलब ऐसा प्रामाणिक रूप से नहीं मिलता कि इन्होंने ही सर्वप्रथम। हालांकि ये जरूर है कि दूसरा जो प्रयोग किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था मुक्तक छंद का। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे और पानी पी के वापस आएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हमारा चल रहा है द्विवेदी युग पर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ज्यादातर सवाल वही हैं जो आपकी क्लास में हमने पढ़े हैं, नोट्स में आपने देखे होंगे, क्योंकि खुद ही बनाए हैं सवाल हमने बैठ के, तो जाहिर सी बात है वो पढ़े हुए ही होंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, बाकी जुड़िएगा फटाफट से, 2-3 मिनट का समय लेंगे पानी पीने के लिए, उसके बाद वापस आएंगे।